Okay, so welcome back to this yet another video. So in this video we're gonna understand some questions. हम कुछ questions की practice करेंगे और यहाँ पे हम सीखेंगे starting with question number 1 like function expression hosting क्या होती है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि console.log मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है type of test और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे var test equals to function and then उसके बाद return किया हुआ है 5. तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने सबसे पहले क्या कर लिया है, कंसोल लॉग कर लिया है. ठीक है, अब क्योंकि मैंने सबसे पहले यहाँ पे कंसोल लॉग किया है, सो लेट्स कम टू द नोटबुक. ओके, सो सबसे पहले क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके पास कंसोल लॉग करवाया है, तो अब इसका रिजल्टेंट आंसर देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा. तो क्योंकि आपने सबसे पहले यहाँ पे कंसोल लॉग कर दिया है, तो इस केस में इस जगह पे आपको जो चीज़ प्रिंट होती हुई दिखाई देगी वो हो जाएगी आपके पास अनडिफाइंड, बिकॉज आपने कीवर्ड जो यहाँ पे यूज किया हुआ है दैट इज वैर. ठीक है, और वैर कीवर्ड से डिक्लेयर किए जाने पर आप यहाँ पर जो टेस्ट देख पा रहे हो, ये टेस्ट आप पहले यूज कर रहे हो. ठीक है, ये टेस्ट आपने यहाँ पे क्या किया है, पहले इसको यूज कर लिया है और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया है. तो अब तक यहाँ पर टाइप ऑफ टेस्ट क्या हो जाना चाहिए, अनडिफाइंड हो जानी चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन बाद में बनता है और पहले ये क्या रह जाता है, अनडिफाइंड रह जाता है. ठीक है, तो एक बार इसको क्या करते हैं, VS कोड में जा करके टेस्ट करते हैं कि VS कोड इसका आंसर हमें क्या शो करके देता है. सो इसको ले जाते हैं हम लोग और VS कोड में इसी सेम चीज़ को जा करके पेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि इसका आंसर VS कोड के अंदर में क्या आता है. ओके, सो यहाँ पे इसको अपन रन करते हैं. सो यू कैन सी दैट इसका आंसर हमारे पास अनडिफाइंड आया, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप टाइप ऑफ क्या कर रहे हो, टेस्ट प्रिंट कर रहे हो और टेस्ट अभी के लिए क्या है, अनडिफाइंड है, क्योंकि टेस्ट को आपने कोई भी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं किए. बाद में जाकर के ये फंक्शन बनता है और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं एंड सेम चीज अगर आप यहाँ पे लिखते हैं दैट इज टाइप ऑफ टेस्ट. ठीक है, तो अब इसका आंसर अगर आप लोग प्रिंट करवाते हैं तभी हमें फंक्शन दे रहा होता. सो ये हुआ है यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टिंग. ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारे पास होस्टिंग. व्हाट डू यू मीन बाय होस्टिंग? होस्टिंग का मतलब होता है किसी को पहले यूज कर लेना. ठीक है, एंड बाद में उसको क्या करना, डिक्लेयर या डिफाइन करना. सो पहले यूज कर लेना. ठीक है, पहले यूज कर लेना, यूज कर लेना एंड बाद में डिक्लेयर करना, बाद में डिक्लेयर करना. समथिंग सिमिलर फैशन में, जैसे व्हील का एडवर्टाइजमेंट होता है ना कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे. सो कुछ उस तरीके का. सो पहले यूज कर लेना, उसके बाद डिक्लेयर करना. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारे पास लेक्सिकल स्कोपिंग विथ वैर. ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so here comes the next question. Next question is let x equals to 5 and इसके साथ साथ आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे है एक फंक्शन. उस फंक्शन के अंदर में हम लोगों ने किया है console.log x एंड उसके बाद हमने किया है var x equals to 10 और उसके बाद स्कोप टेस्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल किया हुआ है. ठीक है, तो चलो इसको भी समझते हैं. सो लेट्स गो टू द स्क्रीन. तो हम लोग यहाँ पे नोटबुक ओपन कर लेते हैं. ओके, सो नोटबुक के अंदर में हम लोग यहाँ पे चेक आउट करते हैं अभी. चलो देखो यहाँ पे, तो इन दिस केस आप क्या कर रहे हो, लेट x इक्वल्स टू 5 डिक्लेयर कर रहे हो. तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारे पास एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बाहर में बना हुआ रहता है. ठीक है, इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में आपने क्या किया है, एक फंक्शन कॉन्टेक्स्ट बनाया है जिसका नाम है आपके पास स्कोप टेस्ट. ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या किया है, x की वैल्यू को 5 रखा है. ठीक है, अब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से ये x की वैल्यू जो है वो इसके अंदर में घुस जाएगी, इस फंक्शन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में. और उसके बाद आपने क्या किया है, console.log x किया है. ठीक है, अब x यहाँ पर इसका आंसर 5 तब देता अगर इसी नाम का कोई दूसरा x यहाँ पर आप नहीं बनाते. इधर पे क्या हो गया है, ये वाला जो वेरिएबल है जो आपने ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में बनाया था, ये वाला वेरिएबल अब वेरिएबल शैडो के कॉन्सेप्ट में आ गया है. ठीक है, वेरिएबल शैडोइंग के कॉन्सेप्ट में आ गया है. वेरिएबल शैडोइंग,
वेरिएबल शैडोइंग का मतलब है कि क्योंकि आपने सेम नेम का वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर में भी बना दिया है, तो ये जो वेरिएबल है फंक्शन के अंदर वाला वो पिक्चर में आ जाता है, एंड दैट्स हाउ वेरिएबल शैडोइंग काम में आ गया। ओके यानी कि अब यहाँ पर x जो है इसको ट्रीट किया जाएगा, ना कि इस वाले को, यानी अब ये इसके अंदर में नहीं जाएगा, तो ये इसके अंदर में नहीं जा रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस x को पहले ही यूज कर लिया है। ठीक है, इस x को आपने पहले ही यूज कर लिया। अब क्योंकि आप इस x को पहले ही यूज कर ले रहे हो, तो इस x पर जो वैल्यू चिपकी हुई है दैट वैल्यू इज अनडिफाइंड। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर अनडिफाइंड है। अब क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर अनडिफाइंड है, तो यहाँ पर x क्या प्रिंट करेगा आपके लिए, अनडिफाइंड प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यही सेम चीज हम लोग चलते हैं एक बार जा करके आपके VS कोड में जा करके टेस्ट कर लेते हैं कि क्या इसका आंसर हमारे पास अनडिफाइंड आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स कॉपी इट एंड लेट्स टेस्ट इट अप। सो यू कैन सी यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। ओके चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मूव करते हैं। So moving to the next question, that is closure inside a loop। अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ भी पाएंगे कि क्लोजर क्या है। लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने जरूर देखा था कि क्लोजर का क्या मतलब है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हमने लिया था। ठीक है, इस बार हमारे पास क्लोजर के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि क्लोजर क्या होता है और इसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख लो, पढ़ो, एंड आई एम गोइंग टू द नोटबुक। ओके सो सी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है हमारे पास क्रिएट इंक्रीमेंटर नाम से। ठीक है, आपको क्या करना है, ये समझना है कि जब कुछ भी नहीं होता है तो बाहर में हमारे पास क्या होता है, GEC होता है। GEC का मतलब है क्या, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है क्रिएट इंक्रीमेंटर। इसके अंदर में आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है हमारे पास, क्रिएट। ठीक है, क्रिएट इंक्रीमेंटर, इस नाम का आपने एक फंक्शन बनाया। अब यहाँ पर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या किया है, सिर्फ फंक्शन कॉल किया है। तो आपने एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम है क्रिएट इंक्रीमेंटर। बट क्रिएट इंक्रीमेंटर के अंदर में आपने क्या किया, एक लेट काउंट इक्वल्स टू 0 का काउंट इक्वल्स टू 0 नाम से आपने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया। नाउ अब आपने क्या किया, यहाँ पर ही क्रिएट इंक्रीमेंटर के अंदर में ही एक और फंक्शन डिफाइन किया जिसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो एक और फंक्शन डिफाइन किया जिसका कोई नाम नहीं है। अब ये भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया, जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता उस फंक्शन का नाम होता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन, सूर्या भाई नहीं, ठीक है, सबका रखवाला सूर्या भाई नहीं, उस फंक्शन का नाम होता है एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, जब कोई एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन के पास कोई नाम नहीं है, तो ऐसे टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, अब इस एनोनिमस फंक्शन की और अगर हम लोग समझे, तो ये एनोनिमस फंक्शन के अंदर में ये जो काउंट इक्वल्स टू 0 है ये एंटर कर जाएगा। वो क्यों एंटर कर जाएगा, क्योंकि उसके लेक्सिकल स्कोप के अंदर में आता है। ठीक है, लेक्सिकल स्कोप के अंदर में आता है। ठीक है, इसके किसके लेक्सिकल स्कोप के अंदर में आता है, क्रिएट इंक्रीमेंटर के लेक्सिकल स्कोप के अंदर में ये फंक्शन आता है, क्योंकि उसी बाउंड्री में ये चीज बनाई जा रही है और उस नाम का कोई दूसरा वेरिएबल भी यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए वेरिएबल शैडोइंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा और ये वेरिएबल इसके अंदर में क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर भी काउंट का एक एक्सेस रह गया है। ठीक है, अब हुआ ये कि क्रिएट इंक्रीमेंटर को ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कॉल किया गया, तो क्रिएट इंक्रीमेंट को यहाँ पर कॉल कराया गया, क्रिएट इंक्रीमेंटर को कॉल करवाया हमने, और किसके अंदर में स्टोर किया, इसको स्टोर किया हमने इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन, इंक्रीमेंट नाम के वेरिएबल के अंदर में। ठीक है, तो इट्स अ एक्सप्रेशन, सो वी कैन से दैट कि आपने यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको कॉल किया और इस फंक्शन का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो किस में आकर के स्टोर हो जाएगा, इंक्रीमेंट में आकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी आपने यहाँ पे कॉल कराया है ये कहाँ पे आकर के स्टोर हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा इस इंक्रीमेंट नाम के एक एक्सप्रेशन के अंदर में। ठीक है, तो ये कुछ भी रिटर्न करेगा वो रिटर्न किसके अंदर में स्टोर होगा, इंक्रीमेंट के अंदर में। अब हम लोग ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। तो ये जो क्रिएट इंक्रीमेंटर है ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है आपके पास ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। फंक्शन रिटर्न करने का मतलब है कि इसको रिटर्न कर रहा है। ये क्या चीज है, ये है हमारे पास यही एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो ये एनोनिमस फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। कौन रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है आपका क्रिएट इंक्रीमेंटर। ठीक है, इस एनोनिमस फंक्शन को ये रिटर्न कर रहा है। रिटर्न जब कर रहा है तो किसके पास आएगा ये रिटर्न होकर के,
ये रिटर्न होकर के आएगा आपके नीचे जो फंक्शन आपने बनाया है, मतलब नीचे जो आपने एक्सप्रेशन बनाया है उस एक्सप्रेशन के पास आकर के ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक्सप्रेशन कौन है, लेट इंक्रीमेंट, तो ये लेट इंक्रीमेंट के पास आकर के स्टोर होने वाला होगा। ठीक है, तो हम लोग यही देखते हैं कि ये यहाँ पे आकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर के स्टोर हो गया ये वाला एनोनिमस फंक्शन। यानी अब इंक्रीमेंट फंक्शन इस एनोनिमस फंक्शन को क्या कर सकता है, ये एनोनिमस फंक्शन को कॉल कर सकता है, और एनोनिमस फंक्शन के अंदर में वो काउंट नाम का जो वेरिएबल था वो भी सेव हो गया है, जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 0 थी। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पर इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन को कॉल करते हो, जब आपने यहाँ पर इंक्रीमेंट को कॉल किया, तो इंक्रीमेंट को कॉल करने पर यहाँ पर जो ये काउंट की वैल्यू थी, ये वैल्यू हो गई प्लस प्लस काउंट। ठीक है, ये वैल्यू हो गई प्लस प्लस काउंट, यानी ये जो काउंट की वैल्यू थी वो 0 से क्या हो गई, 0 से हो गई 1। अब दोबारा से जब आपने इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया, तो इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करने पर वापस जो इसकी पुरानी वैल्यू थी दैट इज 1, उससे वो चेंज होकर के कितना हो जाएगा, उससे वो चेंज होकर के हो जाएगा 2। सो दैट्स हाउ योर कंप्लीट, कह सकते हैं कि जो आपका क्लोजर है वो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, समझ में आया कि क्लोजर किस तरीके से काम करता है। क्लोजर जो है वो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कभी भी यहाँ पर किसी फंक्शन को पास ऑन कर दिया और उससे पहले लेक्सिकल स्कोप के होने के कारण फंक्शन से पहले, मतलब ये तो हो गया आपके पास इनर फंक्शन और ये हो गया आपके पास आउटर फंक्शन, तो आउटर फंक्शन का कोई भी वेरिएबल अगर इनर फंक्शन के अंदर में घुस जाता है तो वो वेरिएबल तब तक एग्जिस्टेंस में रहता है जब तक इनर फंक्शन को आप बार बार कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जाकर के अपन क्या करते हैं, इसको जाकर के हम लोग अभी टेस्ट करते हैं कि इसका आंसर हमारे पास 1 और 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सो लेट्स गो टू द VS कोड और यहाँ पर अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ तो देखो क्या आंसर देता है ये। सो सी 1 एंड 2 हमारे पास आ रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये 1 और 2 कहाँ से आ रहा है। उससे पहले अगर आपने यहाँ पर कंसोल लॉग किया होता इंक्रीमेंट को, तो जैसे कि मैंने कहा था कि इंक्रीमेंट क्या रिटर्न कर रहा है, एनोनिमस फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर आपको प्रिंट होते हुए दिखना चाहिए था ये एनोनिमस फंक्शन, तो फंक्शन जो कि है एनोनिमस। ठीक है, तो ये एनोनिमस फंक्शन को यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, और फिर जब आपने इसको कॉल किया, इंक्रीमेंट को कॉल किया, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि एनोनिमस फंक्शन कॉल हुआ, और उस एनोनिमस फंक्शन के अंदर से जो ये प्लस प्लस काउंट है इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रिटर्न करके शो कर रहे हो। ठीक है, तो उसलिए वहां पे आपके पास आ रहा है 1 एंड देन उसके बाद आ रहा है आपके पास 2। सो दैट्स हाउ इट इज वर्किंग। सो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज वेरिएबल होस्टिंग। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी ये वेरिएबल होस्टिंग वाला क्वेश्चन में क्या है। वेरिएबल होस्टिंग कंसोल डॉट लॉग फू और var foo इक्वल्स टू 10। तो आपको ये जवाब खुद से ही आना चाहिए कि foo की वैल्यू 10 बाद में हो रही है और पहले आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे foo को कॉल कर ले रहे हो। ठीक है, तो अगर आपने foo को पहले यूज कर लिया और बाद में डिक्लेयर किया, यानी कि तब तक उसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो ये क्या शो करेगा हमें, अनडिफाइंड। लेट्स सी इन द VS कोड। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको VS कोड में रन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है अनडिफाइंड। ओके, सो यहाँ तक आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा कि हाँ हमसे जावास्क्रिप्ट हो सकती है, इतना हार्ड है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट गो बैक और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ब्लॉक स्कोप विद लेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें यहाँ पर ब्लॉक स्कोप विद लेट, तो यहाँ पे देखो कि हम लोगों ने क्या किया है। हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ब्लॉक स्कोप। ठीक है, इस ब्लॉक स्कोप नाम के फंक्शन के अंदर में हम लोगों ने क्या किया है, एक लेट x इक्वल्स टू 10 नाम का वेरिएबल बनाया है। बहुत अच्छा, अब हमने कंडीशनली कह दिया है कि इफ कंडीशन हमारा क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है। तो अगर इफ कंडीशन ट्रू हो चुका है उसके अंदर में हमने क्या किया, x इक्वल्स टू 20 बना लिया। ठीक है, और हमने उस 20 को प्रिंट कर लिया। तो जब हम यहाँ पे 20 को प्रिंट कर रहे होंगे तो 20 हमें प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा, और फिर जब हम बाहर आएंगे और यहाँ पर अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्योंकि लेट से बना हुआ है तो ऑब्वियसली इसी ब्लॉक तक रहेगा। ब्लॉक के बाहर वापस ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो अंदर में तो प्रिंट होएगा 20 और बाहर में प्रिंट हो जाएगा कितना, 10। सो एक बार रन करके चेकआउट कर लेते हैं कि क्या ये आंसर जो हमने कहा या जो हमने प्रेडिक्ट किया वही है या नहीं है। ठीक है, so let's run it out and check it out कि क्या ये आंसर वही दे रहा है या नहीं दे रहा। ओके, so 20 एंड बाहर में इसका आंसर कितना है, 10। ठीक है,
समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो मूविंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज फंक्शन स्कोप एंड क्लोजर। ओके, तो इस बार हमारे पास आया है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फंक्शन स्कोप एंड क्लोजर। तो चलो इसको भी समझते हैं। तो पहले इसको हम लोग नोटपैड में समझते हैं एंड देन उसके बाद हम इसको रन करके चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे एक बार के लिए समझना शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास एक आउटर फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, और उस आउटर फंक्शन के अंदर में यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक वैर नाम से वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है आउटर वैर। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, हमारे पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, अब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में हम लोगों ने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है हमारे पास, जिसका नाम है हमारे पास आउटर। ठीक है, एंड देन इसके बाद हमने इसके अंदर में क्या किया, एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है हमारे पास, इनर। सो इसके अंदर में हमने एक और फंक्शन बना दिया जिसका नाम हो गया हमारे पास इनर। ठीक है, अब आउटर फंक्शन के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एक आउटर वेर नाम से एक यू कैन से दैट वेरिएबल हमने बनाया। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हुआ आउटर वेर नाम से। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास लेक्सिकल कॉन्सेप्ट आएगा तो लेक्सिकल स्कोप के कॉन्सेप्ट के कारण ये वेरिएबल इसके अंदर में चला जाएगा, क्योंकि इस वेरिएबल इसके नाम का कोई दूसरा वेरिएबल आपने अंदर नहीं बनाया है। तो ये किस लिए जा रहा है, ये जा रहा है आपके लेक्सिकल स्कोप होने के कारण। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया इस इनर फंक्शन को, और कंसोल लॉग बाद में किया है। पहले तो आपने इसको क्या किया, यहां से रिटर्न किया, यहां से रिटर्न किया तो किसने इसको पकड़ा, इनर फंक्शन ने। यानी आपने सबसे पहले इसको क्या कर दिया, यहां से कर दिया आपने रिटर्न। ठीक है, तो आप जैसे ही इसको यहां से रिटर्न करते हो, इसको रिटर्न करने पे यहाँ पर जो इनर फंक्शन है ये इस इनर फंक्शन के पास आकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अब इनर फंक्शन के पास ये एनोनिमस फंक्शन जो है ये स्टोर हो गया, और इसके अंदर में आपने कंसोल लॉग लिखा हुआ है आउटर वैर। ठीक है, अब क्योंकि इसके पास ये आउटर वैर तो था ही बिकॉज ऑफ दिस लेक्सिकल स्कोप, तो यहाँ पे जब आपने इनर फंक्शन को कॉल किया, जब आपने यहाँ पे इनर फंक्शन को कॉल किया तो इनर फंक्शन ने कंसोल लॉग में किसकी वैल्यू प्रिंट कर दी, आउटर की वैल्यू जो है यहाँ पर प्रिंट कर दी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो चेक करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करते हैं इन द VS कोड। ठीक है, सो लेट्स कन्वर्ट द स्क्रीन इनटू द VS कोड। ओके, सो लेट्स सी। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, आउटर प्रिंट हो रहा है। वहीं पर अगर कोई यहाँ पर कंसोल लॉक करता इनर फंक्शन को, तो आपको समझ में आ ही रहा है कि इनर फंक्शन क्या रिटर्न किया था। इनर फंक्शन ने यहाँ पर, सॉरी, आउटर फंक्शन ने क्या रिटर्न किया था, आउटर फंक्शन ने एक एनोनिमस इनर नाम का फंक्शन रिटर्न किया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट होता हुआ दिखाई देना चाहिए, फंक्शन इनर। ठीक है, सॉरी, ये एनोनिमस नहीं था, इसका नाम इनर था। अगर यहाँ पर ये इनर कीवर्ड नहीं लिखा हुआ रहता तब ये क्या रहता, एनोनिमस रहता। ठीक है, तब ये एनोनिमस रहता। अब क्योंकि आपने यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ था इनर नाम से, तो ये इस बार एनोनिमस नहीं है, ये नेम्ड फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन इनर जो है एक नेम्ड फंक्शन रिटर्न कर रहा है। समझ में आया? मैंने आपको शायद यहाँ पे बताते समय एनोनिमस बता दिया होगा, तो नहीं, मैंने नाम बताया इनर ही था। ठीक है, आप चेकआउट कर लेना नोटबुक के अंदर में। तो नोटबुक में मैंने आपको यहाँ पे इनर ही बताया था, तो ये इनर ही है, तो ये इनर फंक्शन ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये नेम्ड फंक्शन है। ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन की तरफ में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये रहेगा वेरिएबल शैडोइंग से। अब आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि लेट a इक्वल्स टू 10 है हमारे पास, एंड फंक्शन का आपने क्या किया, यहाँ पे कॉल किया, और उस फंक्शन के अंदर में आपने सेम नेम का एक और वेरिएबल बना दिया। जैसे आपने एक और वेरिएबल उसी नाम से बनाया है, तो क्योंकि आपके अंदर में जो फंक्शन बनाया है, फंक्शन के अंदर में जो वेरिएबल बनाया है उसका नाम भी a ही है, तो बाहर वाला वेरिएबल भी a है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा आपके पास, 10 प्रिंट होगा या 5? ऑब्वियसली 5 प्रिंट होगा, क्योंकि बाहर वाला वेरिएबल शैडो हो जाएगा। ठीक है, और अंदर वाला जो वेरिएबल है वही आपके पास यहाँ पर प्रिंट होने वाला होगा। तो चलो इसको लेकर के चलते हैं VS कोड के अंदर में, और इसको भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं तो सबसे पहले तो मुझे इसको कॉल करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे शैडो फंक्शन को कॉल कर लिया, और जब मैं शैडो फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरे को यहाँ पे आंसर कितना देगा, 5 देगा। ठीक है,
आया समझ में कि ये कैसे करके आंसर 5 आया? सो दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस 9th नंबर क्वेश्चन, आई होप सो, नो 7th नंबर क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. उससे पहले 7 नंबर क्वेश्चन में एक पार्ट और भी है, दैट इज यहाँ पर console.log a भी लिखा हुआ है. तो अगर मैं बाहर वाला console.log a प्रिंट करता हूँ तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वाला लेट जो है ये काम कर जाएगा, यानी कि 10 प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे. तो अब की बार यहाँ पे कितना प्रिंट होगा? 10. तो एक बार इसको भी सेटिस्फेक्शन के लिए देख लेते हैं कि हाँ सच में ये 10 प्रिंट होता है या नहीं. तो console.log a, और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना प्रिंट होगा हमारे पास? 10 प्रिंट होगा. ओके, सो लेट्स मूव बैक. तो वापस से चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास क्लोजर एंड मल्टीपल फंक्शन. अब की बार हमारे पास क्लोजर है और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी है. ठीक है, तो ठीक है, कोई ना, अपन चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. तो ये बहुत बड़ा सा इक्वेशन है और ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है. ठीक है, डरना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है और धीरे धीरे से इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे कि ये क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, सो ओके, चलो देखो यहाँ पे. तो यहाँ पर हमारे पास आउटर फंक्शन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो हमें ये समझना है कि जब हमारे पास कोई नहीं होता तो कौन होता है? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, अब तो आपको समझ में आ भी गया होगा और याद भी हो गया होगा कि सबसे पहले जो पिक्चर में आएगा वो है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, वो जो मूवी देखी होगी ना आपने, वेलकम, कि तुम कब आए, मैं ही सबसे पहले आया था सर. ठीक है, और आप मेरे ही सर पे कंधे रख के रो रहे थे. तो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ही है जो परेश रावल है और वो सबसे पहले आता है. ठीक है, और इसके अंदर में इस बार आपने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है आउटर फंक्शन. इसके अंदर में आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है हमारे पास आउटर फंक्शन. ठीक है, अब इसके अंदर में आपने बनाया काउंट इक्वल्स टू 0. इसके अंदर में आपने बनाया काउंट इक्वल्स टू 0. करेक्ट. नाउ अब इसके बाद आपने क्या किया है, यहां से रिटर्न किया है. जब भी कर्ली ब्रैकेट से कोई चीज रिटर्न की जाती है, यहां से लेकर के अगर आप इसको देखो यहां तक, यहाँ पे आपने क्या किया है, कर्ली ब्रैकेट से कोई चीज रिटर्न की है. कर्ली ब्रैकेट के अंदर में अगर कभी भी कोई चीज लिखी हुई रहती है और उसमें एक साइड की लिखा हुआ है और कोलन में दूसरे साइड अगर कुछ भी लिखी हुई है तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू. ठीक है, तो ये हमारे पास की और उसके करस्पॉन्डिंग में जो चीज लिखी हुई रहेगी वो होगी वैल्यू. सो दिस इज की 1, तो ये हो जाएगा वैल्यू 1. अगर यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं की 2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में अगर मैं जो लिखूंगा वो हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 2. तो इस तरीके से अगर आप कभी भी रिप्रेजेंटेशन करते हो तो ये रिप्रेजेंटेशन कहलाती है किसकी? ये रिप्रेजेंटेशन कहलाती है एक ऑब्जेक्ट की. ठीक है, सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन रिलेशन और यू कैन से दैट अ मैप बिटवीन की एंड वैल्यू. ठीक है, तो की और वैल्यू के बीच में हमने क्या किया है, मैपिंग की है. की कोलन वैल्यू के बीच में आपने मैपिंग कराई है. ठीक है, समझ में आया? अब यहां पर आप देखो कि की का नाम क्या है. की का नाम है हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट. ठीक है, ये जो की है इसका नाम है हमारे पास इंक्रीमेंट. एक और की है हमारे पास, इसका नाम है हमारे पास डिक्रीमेंट. तो हमारे पास यहाँ पे दो की है, एक का नाम है इंक्रीमेंट और एक का नाम है हमारे पास डिक्रीमेंट. और इन दिस केस हमारे पास जो वैल्यू है, इस वैल्यू में हमारे पास एक फंक्शन है. ठीक है, ये पूरा पूरा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पूरा पूरा हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है. यहाँ पे भी हमारे पास एक फंक्शन है, यानी हमारे पास दो की है. एक की का नाम है इंक्रीमेंट और एक की का नाम है हमारे पास डिक्रीमेंट. ये डिक्रीमेंट की का फंक्शन है और ये इंक्रीमेंट की का फंक्शन है. फंक्शन इन द सेंस की वैल्यू है. ठीक है, तो हमारे पास दो यहाँ पे की दिखाई दे रहे हैं. सो मैं एक बार नोटबुक में जाता हूं तो ये देखो यहाँ पे. ठीक है, तो हमारे पास दो कीज हैं. एक की का नाम है हमारे पास इंक्रीमेंट और एक की का नाम है हमारे पास डिक्रीमेंट. ठीक है, सो जैसे मैंने कहा था कि एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा और एक आपके पास आउटर फंक्शन जिसके अंदर में आपने काउंट इक्वल्स टू 0 किया हुआ है. यहाँ पर की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2. ये आपके पास ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे की कोलन वैल्यू हमने बनाया है, जिसमें ये जो पर्टिकुलर लिखा हुआ है पिंक कलर में ये हमारे पास की है और जो चीज मैंने यहाँ पे आपकी येलो कलर में लिखी हुई है वो चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी हमारे पास वैल्यू. ठीक है, तो इंक्रीमेंट आपके पास एक की है और ये कॉरस्पॉन्डिंग उसका एक फंक्शन है. डिक्रीमेंट आपके पास एक की है, ये कॉरस्पॉन्डिंग उसके पास क्या है, फंक्शन है. तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट कॉल करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं डॉट प्रॉपर्टी का. ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डॉट का. और डॉट कहलाता है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर. ये जो डॉट है ये कहलाता है हमारे पास
क्या, मेंबरशिप, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू आप क्या करते हो, इस डॉट को यहाँ पे कॉल करवाते हो। बहुत बढ़िया। नाउ अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो कि आपने बाहर यानी कि आउटर फंक्शन को कॉल कराया है। कहाँ पे कॉल कराया है, जीसी के अंदर में कॉल कराया है। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि जो लेट काउंट इक्वल्स टू 0 है वो तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर में चला गया, क्योंकि लेक्सिकल स्कोपिंग है। तो इस लेक्सिकल स्कोपिंग के कारण, ठीक है, इस लेक्सिकल स्कोप के कारण ये तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर में चला गया। किस ऑब्जेक्ट के अंदर में चला गया, इस पूरे पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर में चला गया। यानी इस फंक्शन के अंदर में भी चला गया, इस फंक्शन के अंदर में भी चला गया। ये जो काउंट इक्वल्स टू 0 है ये इधर भी चला गया है, और ये जो काउंट इक्वल्स टू 0 है वो इधर भी चला गया है। आपके दोनों फंक्शन के अंदर में ये काउंट इक्वल्स टू 0 ऐड हो चुका है। अब काउंटर डॉट इंक्रीमेंट अगर आप करते हो, ठीक है, तो काउंटर डॉट इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, काउंटर अपने आप में एक एक्सप्रेशन है जो अपने आप में क्या हो, स्टोर कर रहा है, जो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है, ठीक है। और मैंने कहा कि अगर आप ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टीज को कॉल करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप कॉल करना चाहते हो या फिर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, तो उसको एक्सेस करोगे आप डॉट ऑपरेटर से, यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर से। तो आपने यहाँ पे लिखा है काउंटर डॉट इंक्रीमेंट। अब काउंटर जो है हमारे पास वेरिएबल का नाम है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट डॉट क्या कॉल कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीमेंट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। इंक्रीमेंट हमारे पास की का नाम है, तो इंक्रीमेंट इन द डे जो है वो किसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब क्योंकि आपके पास दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन के पास सेम वेरिएबल का एक्सेस है, इसके पास भी और इसके पास भी, ठीक है। पहला फंक्शन का नाम है आपके पास इंक्रीमेंट और दूसरा फंक्शन का नाम है आपके पास क्या, डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट नाम का जो फंक्शन है इसके पास भी आपके पास काउंट वेरिएबल का एक्सेस है, एंड जो आपके पास डिक्रीमेंट नाम का फंक्शन है इसके पास भी आपके पास क्या है, काउंट वेरिएबल का एक्सेस है। अब इनिशियली काउंट वेरिएबल की वैल्यू कितनी थी, इनिशियली जो काउंट वेरिएबल था इसकी वैल्यू थी आपके पास 0, ठीक है। तो इसने इंक्रीमेंट ने इस काउंट वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर दिया, +1 कर दिया, और डिक्रीमेंट ने क्या किया, इस वैल्यू को -1 कर दिया। तो दोनों ने एक एक काम किए। इंक्रीमेंट ने उसी वैल्यू को +1 किया और डिक्रीमेंट ने उसी वैल्यू को -1 कर दिया। तो अब आपके पास बचा क्या, अब आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू बची वो हो गई +1, और वापस से +1 का क्या हो गया, 0 हो गया। सो दैट्स हाउ यू कॉल दिस कंप्लीट फंक्शनलिटी, ठीक है। आगे जाकर के यही तरीका होगा, आप रिडक्स के अंदर में जो डेटा लिखोगे, ठीक है, रिडक्स के अंदर में जो सिंटैक्स लिखोगे, तो रिडक्स के अंदर में सिंटैक्स कुछ इसी तरीके से लिखोगे। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें मर्ज स्टैक समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये है सर कि आप बिना जावास्क्रिप्ट पढ़े डायरेक्टली मर्ज स्टैक सीखने जा रहे हो, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको वहां पर प्रॉब्लम हो रही होगी कि मुझे ये सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा है और ये सिंटैक्स है कैसे सिंटैक्सेस। तो अगर आप बाद में कभी भी रिडक्स का या मॉबिक्स का, ठीक है, या फिर आप स्लाइस बनाते हो, तो वो एक्चुअल में इसी सिंटैक्स के थ्रू ही बनेगी, या कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर में अगर आप सिंटैक्स लिखोगे तो वो सिंटैक्स भी इसी फॉर्मेट में रहेगी, ठीक है, कि हमारे पास एक फंक्शन होगा और वो फंक्शन अपने आप में एक ग्लोबल वेरिएबल को क्या कर रहा होगा, हाइड कर रहा होगा। हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि क्लोजन हम क्यों बनाते हैं, वो रीजन यही है कि हम लोग ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हमने क्या किया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को पॉल्यूट नहीं किया है, हमने क्या किया, उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर में बाइंड अप कर दिया, यानी एनकैप्सुलेट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं बाय यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर। ऑब्जेक्ट किसको कॉल कर रहा है, इंक्रीमेंट को कॉल कर रहा है, और वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा है। एंड सिमिलरली डिक्रीमेंट फंक्शन भी कॉल किया जा रहा है। तो वो जो आपके पास ओरिजिनली जो वैल्यू रह गई काउंट की, वही काउंट की वैल्यू दो पार्ट में क्या हो गई आपकी चली, एक बार काउंट इंक्रीमेंट हुआ और एक बार काउंट डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। और अगर हम लोग इसी चीज को एक बार के लिए रन करके देखते हैं इन आर वीएस कोड, सो लेट्स चेक इट आउट। तो हम लोग वीएस कोड के स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस पे यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस कोड को रन करवाते हैं, एंड लेट्स चेक इट आउट कि ये वैल्यू पहले तो 1 देगा और उसके बाद यही वैल्यू हमारे पास क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये वैल्यू हमारे पास 1 हुई क्योंकि हमने इंक्रीमेंट को कॉल किया था, फिर हमने इसको क्या किया, 0 कर दिया, और इसलिए हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 वापस हो गई। अब देखो अगर आप छोटा छोटा क्वेश्चन करोगे, ठीक है, और उसी में ही खुश होगे कि हाँ मैंने तो छोटा क्वेश्चन कर लिया और मैं उसी में खुश हो गया, तो आप कभी बड़ी चीज सीख नहीं पाओगे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे
तो वो प्रोजेक्ट क्या लगेगा कि ना आप सिर्फ और सिर्फ सामने वाले यूट्यूबर को कॉपी कर रहे हो, ठीक है। वो जैसे जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हम उस प्रोजेक्ट को क्या किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉपी किए जा रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ कॉपिंग समवन, अगर आप इस तरीके से सिंटैक्सेस सीखना स्टार्ट करो, जहां पे कुछ खास नहीं है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट के अंदर में हमने दो प्रॉपर्टीज बनाई है, एक की और एक वैल्यू, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, की को कॉल कर रहे हैं, उस की को एक्सेस करने पे वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जा रही है। तो दिस इज अ हायर सिंटैक्स, ये अपने आप में सिंटैक्स बहुत अच्छी है। और यहाँ पे क्लोजर के कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहे हैं, लेक्सिकल स्कोप के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, फंक्शन विद रिटर्न कीवर्ड अप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। सो वेरी मच थिंग जो कि है वो एक ही आपने क्या किया, कोड के अंदर में इंक्लूड कर दिया, एनकैप्सुलेशन भी आ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आ गई। सो ये बहुत सारी चीजें एक ही फंक्शन या एक ही क्वेश्चन के अंदर में हमने क्या किया, सॉल्व आउट किया हुआ है, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दैट्स फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीजें सीखेंगे कुछ नए चैप्टर्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ एंड होता है हमारा क्लोजर तक का कॉन्सेप्ट। थैंक यू अभी तक बने रहने के लिए, और सीखते रहो। लेट्स लर्न, एंड अर्न।